हेलो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिट इकाई 2 में अध्याय 3 से स्टार्ट करेंगे अपन। अध्याय 3 है भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, यानी जो यूरोपीय कंपनियां अपने भारत में आई, कब आई और क्यों आई, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल सम्मेलन है। कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में होती है। अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती हैं, जिनमें लोगों के विभिन्न गुट या समूह शामिल होते हैं। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता है कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। यानी ये कहना चाह रहा है कि इतिहास को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन ऐसा कोई फिक्स कोई समय अवधि नहीं होती जिससे हम ये पता कर सकें कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक है, मध्यकालीन कब से कब तक और आधुनिक इतिहास कब से कब तक रहेगा। अब आगे देखते हैं। नहीं होता कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। प्राय आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ा है। यानी जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है वो जब से यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय लोग आए तब से माना जाता है। लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहाँ तक पीछे जाने की जरूरत होगी जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक अशातित आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई है। 19वीं और 15वीं शताब्दी से लेकर के जो कृषि और विशेष रूप से विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में व्यापार में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। यानी 15वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए जब यूरोप की जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं जो नए खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य संस्कृति से उनका पहले संपर्क नहीं था, संपर्क था। क्रिश्चियन युग शुरू होने से पहले और बाद में से ही भारत के ग्रीक और यूनान और रोम इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत के चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। अब एक नाम आता है मार्को पोलो। 1254 से लेकर 1324 जिसने चीन की यात्रा की। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। यानी ये 12 से 54 में और 13 से 24 के बीच में एक मार्को पोलो चीन के यात्री थे। चीन की यात्रा की इन्होंने। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। यानी यूरोप से आने वाले लोगों को बहुत आकर्षित किया। जो इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, उन्होंने पूर्व की बेशुमार धन संपदा
और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। जब इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। यानी जब इटली ने 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, तो दक्षिण में और पूर्वी एशियाई और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता और वहां से उन्हें स्थल मार्गों से जेनोआ और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ सुएज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के मध्य से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल में व्यापारी 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका से होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोल की परीक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। यानी ये कुछ टेक्नोलॉजी के जो बारूद, परीक्षणशाला, खगोल की, कंपास, इनकी क्या की खोज, इन खोज में इन्होंने बहुत सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश, कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, यानी मार्ग खुल गए। अब देखेंगे अपन भारत में पुर्तगाली, यानी सबसे पहले यूरोपीय देशों से जो लोग आए थे उनमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जो पुर्तगाल के थे। तो देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे।
भारत में पुर्तगाली कब आए, क्यों आए, ये देखेंगे। 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे। यानी ग्रीस, रोम, ये जो देश थे यूरोप के, इनका संबंध व्यापार का भारत के साथ था। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। लेकिन आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। अब देखेंगे अपन समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। समुद्री में जो मार्ग थे उनकी खोज कैसे हुई और पुर्तगाली कैसे आए। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पहले यूरोपीय यात्री आते रहे थे। यानी जो वास्को द गामा आए थे उनसे पहले भारत में और भी लोग आए थे यूरोप से। तथापि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को ड गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। यानी 17 मई 1498 में जब वास्को ड गामा कहाँ पहुँचे, कालीकट, भारत में, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली, ये वेनिस इटली का एक शहर है या राज्य है, हाँ इटली का एक राज्य है वेनिस। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। यानी वहाँ पे जो वेनिस था राज्य, वहाँ की जो समृद्धि थी तो उससे उनको ईर्ष्या होने लगी और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे और वहाँ पे लाभ उठाना चाहते थे, तो व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पारसिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगीं। यानी पूर्वी देशों से जब वस्तुएं कैसे पहुंचने लगी, मुस्लिम मध्यवर्तियों के द्वारा। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा था। जो वेनिस राज्य था इटली का, उस राज्य ने पुराने ही समय से व्यापार पर अपना अधिकार जमा कर रखा था और परिणाम ये निकला कि बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक, यानी राजकुमार हेनरी पुर्तगाल के नाविक हैं, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। तो जो राजकुमार हेनरी थे पुर्तगाल के एक नाविक थे, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्र के मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। समुद्री मार्ग खोजने में पूरी ज़िंदगी निकाल दी इन्होंने। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया। यानी 1487 में बार्थोलोम्यू नाम के एक पुर्तगाली थे, वो अफ्रीका के दक्षिण में पहुंचे और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। केप ऑफ गुड होप कहा गया, जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे की जगह पर जहाँ पर बार्थोलोम्यू पहुँचे, उस जगह को क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया, तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को ड गामा भारत पहुँचे। यानी 1488 में
लिस्बन लौट आए वो। इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल में यानी 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे? भारत। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे? तो 1498 में। याद रखिए, ये छोटे एग्जामों में आता है, छोटे जगहों कंपटीशन हो गया। यूपीएससी में तो ये नहीं पहुँचते, उसमें तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके लिए हमें लाइन बाई लाइन पढ़ना होगा। अब देखते हैं कि पश्चिम में जब अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशिकरण से शुरुआत नहीं कर सकीं। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का जब स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, जो पुर्तगाली थे उनका स्पष्ट था कि वो व्यवसाय करने के लिए कहाँ है? भारत। लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था। पुर्तगालियों का एक एजेंडा भी था छुपा हुआ। वो क्या था? देखते हैं कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना। भाई उनका छुपा हुआ एजेंडा ये था कि किसी को पता नहीं था कि ईसाई मत का प्रचार किया जाए और भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या किया जाए? ईसाई धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी जाए, उनको परिवर्तित कर दिया जाए इसमें। वो ईसाई धर्म अपनाने लगे और अपने प्रतिस्पर्धियों और विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। हाँ, उनका मतलब था कि जो भारत के लोग हैं उनको ईसाई धर्म के लिए प्रेरित किया जाए और उनको परिवर्तित धर्म चेंज करने की प्रेरणा दी जाए और जो अरब के व्यापारी थे उनको खदेड़ कर कहाँ कर दिया जाए? बाहर, पूर्व के व्यापार से, और वो अपना एकाधिकार कायम कर लें। वो ये उनका मंतव्य था पुर्तगालियों का। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी आने वाले 15 सालों में पुर्तगालियों ने क्या किया कि अरब के जो नौपोत थे पूरी तरह से नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए और जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों को सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब और फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। अब देखो, जो पुर्तगाल के एक शासक थे मैनुअल प्रथम, इन्होंने क्या किया कि अपने आप को मालिक घोषित कर दिया। कहाँ का? अरब का, फारस का और भारत का। उन्होंने बोल दिया कि 1501 में कि मैं अरब और फारस और भारत का व्यापार का मालिक हूँ। अब आगे देखते हैं तो फिर क्या हुआ। अब नेक्स्ट अगली हेडिंग है व्यापार से शासन तक। व्यापार शासन के बारे में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्राल यानी ब्राज़ील का खोजी, जिसने ब्राज़ील की खोज की, उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जब वास्को डी गामा लिस्बन में विजय होकर वापसी आ गए तो पुर्तगाल के जो सम्राट ने नेतृत्व में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्राल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। यानी जब ये वहाँ 13 से जहाज़ और 1200 लोगों के साथ एक बहुत बड़ी सेना के साथ वहाँ पहुँचे तो कालीकट में इन्होंने, जो कैब्राल थे ब्राज़ील के खोजी, इन्होंने
जमीरिन को परास्त करने के लिए क्या किया, अरबों से युद्ध करना पड़ा। फिर देखते हैं क्या हुआ। कैब्रल ने कोचीन और कैन्नौर यानी जो कन्नूर है में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। कैब्रल ने क्या किया कि कोचीन और कन्नूर में व्यापार को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उन्होंने युद्ध को व्यापार सुरक्षित करना पड़ा। कैब्रल कोचीन को कैन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, कालीकट को ही छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को ड गामा कालीकट आए। अब देखो 1948 में आ गए, फिर उसके बाद में 1502 में फिर से एक बार वास्को ड गामा कहाँ पहुँचे, कालीकट। 4 साल बाद व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे, यानी वास्को ड गामा के क्या था, मित्रतापूर्ण रिश्ते नहीं थे जमोरिन से। तो पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों विशेष रूप से अरब के व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित रखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। अब देखेंगे जब पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों विक्टोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे, तो फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहाँ से नौसैनिक नेवी बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। तो पुर्तगालियों ने अपने समुद्र पारीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। जब कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, तो और उसके लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। उनको लग गया कि भाई ऐसे तो अपन इन अड्डों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। हालांकि कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तो पुर्तगालियों ने वहाँ गोलाबारी की। भाई जो जमोरिन थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम जो बंदरगाह थे वहाँ से मुसलमान व्यापारियों को नहीं हटाएंगे, तो फिर पुर्तगालियों ने गोलाबारी कर दिया। उसके तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया। उसके बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया कि बेहद चतुराई से यानी होशियारी से उन्होंने कोचीन और कालीकट की जो शत्रुता थी, घुसा रखी थी उनकी, तो उसका लाभ उठाया तथा कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। उन्होंने क्या किया, कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना क्या बना लिया, किला बना लिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं शक्ति प्रदान की गई। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आरमुज एवं मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार पर बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। तो उसे अजादेवा, कोचीन, कैन्नौर और किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई।
वेनिस के व्यापारियों जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। भाई जो इटली का राज्य था वेनिस, उसके जो व्यापारी थे उनको लग गया वन की हमारा जो फ़ायदा है व्यापार का उसमें पुर्तगाली हस्तक्षेप से खतरा पैदा करेंगे। तो फिर क्या हुआ, व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मिस्र ने पुर्तगालियों की बढ़त को रोकने के ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। चौदह में 3 जहाज़ों जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीज द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को डी गामा कालीकट पतरा। अच्छा, 1498 में 3 जहाज़ अब्दुल मजीज द्वारा मार्गदर्शित किया गया था। तो वास्को डी गामा कालीकट पतरे इसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग का प्रारंभ समझा गया, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। यूरोप और एशिया के बीच कैसे संबंध थे? संबंध में यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, पुराने समय से भी एशिया यूरोप के वाणिज्यिक संबंध थे, तो दोनों के मध्य प्रत्यक्ष और समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वपन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनेंसियस ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अफ्रीका का एक चक्कर लगाया था। केवल एक पुराने स्वप्न के पूरा होने जैसा था, अपितु इसने दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। हालांकि यह पुर्तगालियों के उद्देश्य में से केवल एक था। पुर्तगालियों के लिए भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खुलने से मुसलमानों और अरबों तक एवं तुर्कों से बड़ा धक्का लगा। तुर्कों को बड़ा धक्का लग गया। भाई मुस्लिम और अरब के जो लोग थे ईसाइयत की परंपरा से शुरू थे, भाई उनको ईसाइयत धर्म मानने वो नहीं था, तो वो शत्रुता करते थे। और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत वे यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं विशेष रूप से मसाले के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों के एकाधिकार को विस्थापित कर देगा, लेकिन वे अस्पष्ट अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित थे कि प्रेस्ट जॉन के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो जाएंगे और उन्हें मुसलमानों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। लेकिन इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और न्यायोचित ठहराया।